साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग आर के लिए टेस्ट देख रहे हैं, साथ में ये पीसीएस का भी टेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारा जो है 13वां टेस्ट है। ठीक है, इसमें हम 35 प्रश्नों को शामिल करेंगे और 35 प्रश्न हर टेस्ट में लगभग हो रहे हैं। किसी में 35 हो रहे हैं, किसी में 40 हो रहे हैं, किसी में 30 हो रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं इसलिए क्योंकि जिससे प्रश्न अच्छे से हमको समझ में आए और हम एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, इस टेस्ट की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उन सबकी जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर अगर आपको चाहिए तो आप आके यहाँ देख सकते हैं और मिला सकते हैं कि आपने कितना खुद से सही किया है। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कितना सही कर पा रहा हूँ खुद से। ठीक, तो ये हमारा 13वां टेस्ट है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। ठीक, हमारा आज का पहला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य हमको मिले हैं आदमगढ़ से। कहाँ से? आदमगढ़ से मिले हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? होशंगाबाद में है। ठीक है, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन ढंग से देखिए, देखते चलिएगा जिससे याद हो जाए। मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। तथा बागोर जो है भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। आदमगढ़ के अलावा कहाँ से मिले हैं? बागोर से। कहाँ से? बागोर, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, बागौर जो कि राजस्थान में है, वहाँ से मिले हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। कहाँ से? लहुरा देव से। प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के, संत कबीर नगर जिला जानते ही होंगे, संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव से मिले हैं। ठीक है, यहाँ से 8000 ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व, कितना? 8000 से 9000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ईस्वी पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य मिले हैं। किसके? चावल के साक्ष्य मिले हैं लहुरा देव से। कितने वर्ष पूर्व? 8000 से 9000 ईस्वी पूर्व चावल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? लहुरा देव से। लहुरा देव कहाँ है? संत कबीर नगर जिले में है, उत्तर प्रदेश के। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। कहाँ से, किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 2500 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व के कालखंड को आद्य ऐतिहासिक कालखंड माना जाता है। किसमें? 2500 से 600 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व। ठीक है, 2500 से 600 ईसा पूर्व के काल को क्या माना जाता है? आद्य ऐतिहासिक कालखंड माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर और संदवपुरा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही मिलान करना है,
सूची मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है हड़प्पा बस्ती, एक तरफ नदी जिस पर अवस्थित है। ठीक है, कौन सी हड़प्पा बस्ती किस नदी पर अवस्थित है वो पूछा गया है। तो आप जानते ही हैं हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे। तो ए का 3 हो गया। ए का 3 देखिए, पहला हमारा ऑप्शन बन रहा है और डी ऑप्शन बन रहा है। ऐसे भी हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, यानी हमारा बी और सी सीधे सीधे हट गया। ठीक है, अब 2 बचे ऑप्शन में। ठीक, तो हड़प्पा जो है रावी के किनारे बसा हुआ शहर था। कालीबंगा जो है घग्गर के किनारे। कहाँ? घग्गर के किनारे। तो बी का 2 किस में है? देखिए, इससे ही हमें पता चल गया हमारा डी ऑप्शन सही है। तो कालीबंगा घग्गर हो गया। तो लोथल भगवा नदी के किनारे और रोपड़ हो गया सतलज नदी के किनारे। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक, इस तरह प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमेशा ये जब कभी ऑप्शन आ जाए सही मिलान वाला या कोई भी ऑप्शन आ जाए तो उसमें 2 तो गलत होते ही हैं, आप उनको हटा दीजिए, 2 को बचे 2। उन दोनों में 50-50% में जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हों वो प्रश्न आप वो ऑप्शन सही कर दीजिए, आपका उस क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है। वैदिक देवताओं में से पुरोहित किसे माना जाता है देवताओं का? तो बृहस्पति को वैदिक देवताओं को पुरोहित माना जाता है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई। तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया? तो ये आयोजन किया गया महाकश्यप द्वारा। ठीक है, जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत महाकश्यप के द्वारा की गई। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह। कहाँ? राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। देखो, कभी कभी पूछ लेता है कौन सी गुफा में, तो सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, सप्तपर्णी गुफा है, याद रखिएगा। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। अब शासनकाल भी पूछ लेता है तो अजातशत्रु लगा लीजिएगा। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। ठीक, तो 4 उत्तर बता दिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक संबंधित है बौद्धों से। ठीक है, बौद्धों से, जिसमें क्या कहा गया है कि बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया है। ठीक है, ये कौन कौन से पिटक हैं जो त्रिपिटक है? तो ये 3 पिटक हमारे हैं। कौन कौन से? तो पहला है हमारा विनय पिटक। कौन सा? विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? नियम व आचरण की शिक्षाएं हैं। क्या है? विनय पिटक में नियम व आचरण की शिक्षाएं हैं। फिर उसके बाद आता है सुत्त पिटक। क्या? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत दिए गए हैं। फिर तीसरा आता है अभिधम्म पिटक। कौन सा आता है? अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक में क्या है? उसमें दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, तो बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, 3 पिटक हैं, जिसमें विनय पिटक का मतलब नियम व आचरण की शिक्षाएं हैं, सुत्त पिटक का मतलब है धार्मिक सिद्धांत और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य उनका दामाद था, जिसका नाम क्या था? जमाली। जमाली को दामाद बनाया था और उन्हीं का वो पहला शिष्य भी था। ठीक है, महावीर स्वामी का, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाटिलपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटिलपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटिलपुत्र को जो है किसने बनाया? उदयन ने। उदयन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी पाटिलपुत्र को बनाया। पाटिलपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी। ठीक है, उदयन ने की थी और उसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटिलपुत्र स्थानांतरित कर ली। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि किसने राजगृह से पाटिलपुत्र राजधानी स्थानांतरित की? तो उदयन सही होगा। ठीक है, और उदयन ही हर्यक वंशी शासक था। ठीक है, तो पाटिलपुत्र की स्थापना भी किसने की? तो उदयन ने की। पाटिलपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा एवं सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो कई बार पूछा गया है, तो वह भाब्रो स्तंभ है। भाब्रो स्तंभ है जिसमें जो है अशोक ने कई बार अपने आप को, अब भाब्रो स्तंभ है कहाँ? तो ये है राजस्थान में। पूछ लेता है भाब्रो स्तंभ कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। ठीक है, भाब्रो स्तंभ लेख राजस्थान में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वो था तक्षशिला। कौन सा? तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य काल में था। ठीक है, तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। या इस्लामाबाद पाकिस्तान के पश्चिम में स्थित था। ठीक है, कहाँ? इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, उसके पश्चिम में स्थित था। ठीक, तक्षशिला याद रखेगा। मौर्य काल का पूछ रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ठीक है, पत्तन। ठीक है, पत्तन यानी बंदरगाह। यहाँ पतन लिखा हो तो पत्तन है, आधा ता भी बीच में है। ठीक है, पत्तन यानी बंदरगाह। तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय जो व्यापार है वो किस पत्तन से संचालित होता था? तो वो संचालित होता था ताम्रलिप्त से। किससे? ताम्रलिप्त से। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्त एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, कहाँ था? बंगाल में, याद रखिएगा। जहाँ से उत्तर भारतीय व्यापार के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वर्ग संबद्ध था? ठीक है, तो एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? साफ साफ ये पूछ रहा है। तो उसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा का कैलाश मंदिर अपने निर्माण शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जानते ही हैं। यह भगवान शिव को समर्पित है। अगर कोई पूछ ले कैलाश मंदिर किसको समर्पित है, तो वह भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है। और अगर पूछ ले तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अगर शासक पूछ ले तो राष्ट्रकूट में एक शासक थे जिनका नाम था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इस तरह प्रश्न पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो एक तरफ विद्वान दिए गए हैं, एक तरफ जो है पुस्तक दिए गए हैं, सूची को मिलाना है। अभी पीछे के एक क्वेश्चन में मैंने ट्रिक बताई थी कि जब इस तरह के आ जाएं तो उसमें हमको हमेशा एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है, जिसमें से 2 गलत होते हैं और 2 नज़दीक लगते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो वाराहमिहिर जो है विद्वान हैं, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो उनकी पुस्तक का नाम है बृहत संहिता। बृहत संहिता।
ठीक है। तो ए का 3 किस किस में है, तो ए का 3 ये वाले में है और बी वाले में है, तो 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे हमारे चले गए। ठीक, अब विशाख दत्त ने देवी चंद्र गुप्तम लिखी है। क्या, देवी चंद्र गुप्तम लिखी है, तो 4 भी दोनों में है। अब देखिए, तो इस तरह भी ऑप्शन दे देता है। अब बचा सी और डी, तो शूद्रक जो है, शूद्रक का मृच्छकटिकम जानते ही हैं, शूद्रक की मृच्छकटिकम, तो सी में है, ए वाले में सी में है लेकिन बी वाले में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब विल्हड़ की हो जाएगी विक्रमांक देव चरित। ठीक है, तो वराह मिहिर की पुस्तक का नाम है बृहद संहिता, विशाख दत्त की है देवी चंद्र गुप्तम, शूद्रक की है मृच्छकटिकम और विल्हड़ की है विक्रमांक देव चरित। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। ठीक, इस तरह एलिमिनेशन मेथड का हम प्रयोग करेंगे तो हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था? तो ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था? तो कादम्बिनी गांगुली ये महिला हैं जिन्होंने 1990 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, किसमें, कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ, तो ये हुआ 1990। पूछ लेता है कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ, तो 1990 में हुआ, और कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो है प्रथम महिला स्नातक थी ये भी याद रखेगा कि ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक हैं, कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सर फिरोज शाह मेहता ने की थी। अगर पूछ रहे कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो फिरोज शाह मेहता ने की थी। ठीक है, इस तरह फैक्ट को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द शामिल हुआ? तो ऐसा कौन सा अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द शामिल हुआ, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द शामिल हो गया या राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल हो गया? तो ऐसा कौन सा अधिवेशन था, तो वो अधिवेशन था नागपुर अधिवेशन 1891, नागपुर अधिवेशन 1891। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1891 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने किया था। अध्यक्षता किसने की, याद रखिएगा, पी आनंद चार्लू ने किया था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन की नागपुर अधिवेशन 1891 की अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें जो है मोहम्मद अबुल कलाम आजाद शामिल नहीं थे। ठीक है, अब पूछा जाए कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1891 में। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में, 1885 में। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक, इस सम्मेलन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया। किसने किया, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। इस सम्मेलन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया। कितने, तो अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया। ठीक, और जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, एस सुब्रमण्यम, काशीनाथ तैलंग आदि भारतीय शामिल थे। ठीक है, लेकिन मोहम्मद अबुल कलाम आजाद शामिल नहीं थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ संगठन दिया गया है, एक तरफ संस्थापक दिया गया है। तो कौन सा संगठन किसने जो है स्थापित किया वो देखना है। तो इसमें जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1891, इसको जो है राधाकांत देव ने जो है स्थापित किया था। किसने? राधाकांत देव ने स्थापित किया था। क्या? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1891। ठीक, किसने किया? राधाकांत देव ने। ठीक, अगला है इंडियन लीग 1875। तो इंडियन लीग जो है 1875, इसको जो है शिशिर कुमार घोष ने स्थापित किया। ठीक, फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, इसको दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया। फिर लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 है, उसको द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चारों सही लिखे गए हैं। ठीक है, इन ये जो सभी संगठन दिए गए हैं, ये संगठन कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन थे। ठीक है, यानी कांग्रेस के पहले थे। उक्त संगठनों का अखिल भारतीय स्वरूप नहीं था, जिसकी वजह से इनका विलय कांग्रेस में हुआ और एक अखिल भारतीय स्तर के संगठन का गठन किया गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त इंडियन एसोसिएशन, मैं बता देता हूँ कुछ नाम। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता 1876, संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। पूना सार्वजनिक सभा 1870, संस्थापक एमजी रानाडे। ठीक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, संस्थापक फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी। उसके अलावा मद्रास महासभा 1884, संस्थापक एम वी राघवाचारी। ठीक, इस तरह याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि हुई थी। तो सुगौली की संधि हमारी कब हुई थी? तो सुगौली की संधि हुई थी हमारी कौन से वर्ष में? तो ये हुई थी 1815 में। ठीक है, सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई थी। किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई थी। इस संधि पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए। नेपाल की ओर से राजा गुरु गजराज मिश्र और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिल ब्रेटसा ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो यानी सुगौली की संधि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। याद रखिएगा, सुगौली की जो संधि है ये किसके बीच हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो 18वीं सदी में जो बंगाल में वस्त्र उद्योग चल रहा था उसका पतन हो गया। ठीक है, तो उसका उत्तरदायी कारण क्या था? तो उसका उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। ठीक है, यानी 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के कारण कई कारण थे। तो उनमें से एक कारण था जो है हमारा ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। उसके अलावा क्या कारण था? भारत पर मुक्त व्यापार प्रणाली को थोपा गया था, साथ साथ भारत में कच्चे माल का निर्यात। उसके अलावा भारत माल पर आते जाते समय कर। ठीक है, तो ये सारे जो है कारण थे जिससे बंगाल में जो वस्त्र उद्योग चल रहा था उसका पतन हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो किसने 1920 में किसने अपना नाम जो है बदलकर स्वराज सभा रख लिया? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने ये ऐसा काम किया जिसने जो है 1920 में अपना नाम स्वराज सभा रख लिया। यानी 1916 में
1916 में क्या हुआ था कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की गई। ठीक है, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? 1916 में की गई। ठीक है, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो हुआ क्या कि उसके बाद जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की मांग के उद्देश्य से की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदल के स्वराज सभा रख लिया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1896 में की थी। कब? 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की। ठीक, उसके अलावा जो है ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। ठीक है, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ और दुर्गेश नंदनी की रचना की थी। सबके बारे में बता दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना सूरत में की गई। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आप जानते ही होंगे। मुगल बादशाह जहांगीर के शाही दरबार में 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आया। ठीक है, और सूरत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति मांगी, किंतु पुर्तगालियों के दबाव में मुगल बादशाह ने उसे इजाज़त नहीं दी थी। थॉमस बेस्ट द्वारा पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत 1613 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, इसके अतिरिक्त 1500 में कालीकट में पुर्तगालियों के द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित की गई, जिसका नाम क्या था? उसका नाम था अल्वेज केब्रल। क्या नाम था? अल्वेज केब्रल। ठीक है, अल्वेज केब्रल नाम था। ठीक, और फिर क्या होता है कि 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में डचों द्वारा पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया। फिर 1664 में सूरत में फ्रांसिस्को द्वारा, और फिर उसके बाद 1620 में त्रैंकोम्बर यानी तंजौर के निकट डेनमार्क द्वारा। ठीक, तो इस तरह जो है कंपनियों की स्थापना हुई, यानी व्यापारिक केंद्रों की स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो यूरोपीय कंपनियां जो आई हमारे देश में, उनका सही क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले जो है यूरोपीय कंपनियों में हमारे यहाँ आते हैं पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी, और सबसे शुरू में पुर्तगाली आते हैं, सबसे लास्ट में पुर्तगाली जाते हैं। ठीक है, याद रखेगा। नए व्यापारिक मार्गों की खोज में यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का क्रम, पुर्तगाली कब आए? 1498 में। कब आए? याद रखिएगा, 1498 में। फिर अंग्रेज कब आए? तो अंग्रेज आते हैं 1600 में। कब? 1600 में। फिर उसके बाद डच कब आए? तो डच आते हैं हमारे कब? 1602 में। और फिर फ्रांसीसी आते हैं हमारे 1664 में। ठीक है, एक एक करके आए और लूट लेके सारा धन चले गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस शासक ने दी? मुगल शासक। ठीक है, कई बार पूछा गया है यह प्रश्न। तो किस मुगल शासक ने दी थी? तो इसे दिया था अकबर द्वितीय ने। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने, यानी उत्तरवर्तीय मुगल शासक अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक उसका शासनकाल रहा है, द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने प्रतिनिधि बनाकर ब्रिटेन के राज दरबार में
आर्थिक सहायता यानी या पेंशन संबंधी मामले की पैरवी करने के लिए ब्रिटेन भेजा था, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में उनकी समाधि बनी हुई है। ठीक है, तो ऐसी कुछ कहानी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। ठीक है, अब देखिए इधर दिया जो गया है वायसराय के बारे में कुछ दिया गया है, तो पूछा गया है कि उनके समय कौन सी प्रथाओं को बंद किया गया है या क्या काम किए गए। तो अब देखिए, जैसे पिछला प्रश्न था हमने एलिमिनेशन मेथड से प्रयोग किया था, तो यहाँ भी कुछ वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है क्या किया था, लॉर्ड डलहौजी का जो है व्यपगत का सिद्धांत जानते ही हैं। लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत 1848 से 1856 कई बार पूछ चुका है। ठीक है, इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतें सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी व नागपुर का विलय कर लिया गया था। ठीक, तो कब किया गया, 1848 से 1856 में। तो ए का 4 किस में मिल रहा है, तो ए का 4 2 में मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे 2 ऑप्शन गलत हो गए। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा का निषेध किए। क्या किए, सती प्रथा का निषेध किए। तो बी का 1 मतलब हमारा ऑप्शन ई सही होना चाहिए, बी भी गलत हो गया। तो सी का क्या हो जाएगा, स्थानीय स्वशासक, यानी लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासक से संबंधित हैं, और उसके बाद जो है लॉर्ड कर्जन संबंधित हैं बंगाल विभाजन से। क्वेश्चन आसान था, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल के किस नवाब ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। तो बंगाल के कौन सा नवाब था जिसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया, तो वो थे जो है मीर कासिम। मीर कासिम जो है बंगाल के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल की गद्दी पर बैठाया। ठीक है, किंतु उसने शीघ्र ही विद्रोह कर दिया, जिससे उसे सत्ताच्युत करके मतलब सत्ता से हटा करके उसके स्थान पर मीर कासिम को बंगाल के सिंहासन पर बैठाया गया। किंतु मीर कासिम ने कंपनी के हस्तक्षेप से बचने के लिए राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटवाकर मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। ठीक, तो यह है इनकी कुछ कहानी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें एक सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 मद्रास युद्ध की संधि सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 मैंगलोर। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि यहीं हुई भी थी। ठीक है, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये गलत दिया हुआ है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इसका सही हो जाएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है शालबाई की संधि से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। शालबाई की संधि 1782 में सिंधिया की मध्यस्थता के कारण पूना दरबार और अंग्रेजों के मध्य हुई। शालबाई की संधि का आंग्ल मैसूर युद्ध से कोई संबंध नहीं था, ये याद रखेगा। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शामिल हुआ, तो किसका कार्यकाल था, तो ये कार्यकाल था लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देने के लिए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया? तो ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसके द्वारा जो है सन्यासी विद्रोह को दबाया गया? ठीक है, तो इसका जो है हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के समय जो है सन्यासी विद्रोह को दबाया गया। ठीक, याद रखिएगा। 1770 के विनाशकारी बंगाल अकाल के समय जो है, तो यानी 1770 के आसपास की ये कहानी है। तो हुआ यह था कि 1770 में विनाशकारी बंगाल अकाल के समय अंग्रेजों की कठोर आर्थिक नीतियों के विरुद्ध में मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह, अवानी पाठक और देवी चौधरानी के नेतृत्व में सन्यासियों का एक समूह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इस विद्रोह में किसान, भूमिहीन कृषक, छोटे जमींदारों सहित विस्थापित सैनिकों का व्यापक समर्थन मिला है। इस विद्रोह का दमन वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया। ठीक, इसी आंदोलन के आधार पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ उपन्यास की रचना की थी। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था को अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है सर आर्थर कॉटन को। किसको माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। ठीक है, उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किया, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि से आरंभ हुआ था? तो मेरठ छावनी विद्रोह जो है ये शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ विद्रोह की शुरुआत हुई है। ठीक, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो देखना है। तो एक तरफ स्थल है, एक तरफ नेतृत्व करता है। ठीक है, तो कौन से स्थल में नेतृत्व करता कौन थे? ठीक है, तो पहला है दिल्ली। दिल्ली का नेतृत्व करता कौन था? तो दिल्ली का नेतृत्व करता था बहादुर शाह। कौन? बहादुर शाह। उसके बाद लखनऊ का बेगम हजरत महल। ठीक, कानपुर का है नाना साहब और तात्या टोपे। ठीक है, गलत। फैजाबाद को मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद को मौलवी अहमदुल्ला। तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है और डी सही है। ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि कानपुर जो है संबंधित है नाना साहब और तात्या टोपे से, कुंवर सिंह से नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न दिया गया है, सूची को मिलाना है। ठीक है, जैसे पिछला मेथड यूज किया था इसमें भी बताएंगे वही मेथड। ठीक है, तो लाल महल किसने बनवाया? तो बलबन ने जो है लाल महल बनवाया था। हौज खास बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे हौज खास मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी। हौज खास अलाउद्दीन खिलजी। फिर से देख लीजिए, लाल महल किसके द्वारा? लाल महल बलबन के द्वारा। हौज खास अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। 2.5 दिन का झोपड़ा काफ़ी चर्चा में रहा है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। और जहां पनाह नगर किसके द्वारा? तो जहां पनाह नगर मोहम्मद तुगलक के द्वारा। ठीक, सॉरी, मोहम्मद तुगलक के द्वारा, ये याद रखिएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है,
तो ये रहा आज के हमारे 35 प्रश्न। अगले वीडियो में भी 35 प्रश्न शामिल किए जाएंगे। बहुत सारी टेस्ट सीरीज आ गई हैं चैनल पे, ठीक है। विजन IAS की भी आ गई है, साथ साथ उसका आंसर भी अलग हो गया है, ठीक है। उसके अलावा हमारी निबंध की क्लासेस हो चुकी हैं, इथिक्स की क्लासेस चल रही हैं, उनको आप देखते जाइए, नोट्स बना लीजिए, लिखते भी जाइएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।